Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory CH41 सना से मदद। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। थैंक्स एट मिसेस गिरी, एट फैलक पटेल, एट पूनम जाधव, कॉम्प्लिकेटेड गर्ल कमेंट करने के लिए एल स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस। Thanks at Avir Novel Writer, at Mob Gajra, at Kamini, at Sana, at Sandhya Pot Review देने के लिए एल स्माइलिंग फेस। जिन्होंने 34 चैप्टर को नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं उसे मैंने 34 चैप्टर के कमेंट सेक्शन में डाला है, आप उसे ऊपर से नीचे तक पा दिएगा। एल कल भी 2 चैप्टर पोस्ट करूंगी मैं। कहानी अब तक उन्हें ऐसे जाते हुए देखकर कृपा जी को पता नहीं क्यों पर सना की फिक्र होने लगती है। उनका फिक्रमंद चेहरा देखकर सुनील जी कहते हैं, दीदी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सना सब कुछ संभाल सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सना ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, बस शायद मिस्टर प्रताप को उस दिन की हमारे हुए हादसे के बारे में सना से कुछ बात करनी होगी। उनकी बात समझकर कृपा जी शांत हो जाती है और सुनीता जी की मदद करने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है। कहानी अब आगे। बाहर जाने के बाद मिस्टर प्रताप कुछ पल नदी की ओर देखते हैं। सना भी चुप रहती है। कुछ पल बाद मिस्टर प्रताप सना की ओर देखते हुए कहते हैं, सना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर सना उनकी ओर देखती है जैसे पूछ रही हो किस में। मिस्टर प्रताप अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम जानती हो जैकी हमारे हाथ से निकल चुका है और हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं और हमें अंदर से हमारे जासूसों से खबर मिली है कि कुछ दिन बाद मुंबई में एक बड़ा हमला होने वाला है। जैसे ही मिस्टर प्रताप इतना कहकर सना की ओर देखते हैं, सना को हैरान ना होते देखकर खुद भी चौंक कर अस्टोनिश्ड फेस सना से पूछती है, तुम्हें इससे कुछ हैरानी क्यों नहीं हुई। इस पर सना उनसे आगे कहती है, सर मुझे इसे बारे में पहले से ही पता है। जब मैं एयरपोर्ट पर थी तब मैंने कुछ आदमियों को स्टोर रूम में बातें करते हुए सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि यह हमला इतना जानलेवा होगा। मैं आपको बताना चाहती थी पर मैं ये बात भूल गई थी। मैंने सोचा था कि जब मैं घर पहुंचूंगी तब इसके बारे में पुलिस अधिकारी में जरूर खबर करूंगी, पर मेरे घर में इतना सब कुछ हो गया कि मुझे इस सब के बारे में सोचने को ही नहीं मिला। सना देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा पर यह मिशन बहुत खतरनाक है और हमें तुम्हारे जैसे एक अच्छे कंप्यूटर पीसी हैकर की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम इस चीज में हमारे किसी भी ऑफिसर से सबसे ज्यादा काबिल हो और यह सब तुम ही कर सकती हो, क्योंकि आज तक इतने अच्छी तरह से कोई भी तुम्हारी तरह हमारे मिलिट्री में कुछ भी हैक नहीं कर सका। और एक बात, इस बार जो लोग तुम्हारे परिवार को उठाकर लेकर गए थे उन्हें किसी ने कहा था कि तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उस इंसान ने अपनी आवाज बदल कर बात की थी, जैसे कि कोई वॉइस चेंजिंग डिवाइस को उसे करके। ये सब सुनकर सना भी हैरान हो जाती है और मिस्टर प्रताप की ओर देखते हैं। मुझे शक है कि वह आतंकवादी तुम्हारे परिवार को जानते हैं और शायद उन्हें तुमसे कुछ दुश्मनी होगी, तो क्या तुम इस मिशन पर मेरी मदद करोगी। इस पर सना थोड़ा हिचकिचते हुए कहती है, पर सर अगर इसमें मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो। इस पर मिस्टर प्रताप उसकी बात बीच में करते हुए कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उन्हें सुरक्षित रखने का वादा करते हैं, उन्हें कड़ी सिक्योरिटी मिलेगी। इस पर सना कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, सना तुझे ये करना चाहिए, तुम्हें अपने देश को बचाने के लिए ये करना ही होगा। कितने लोगों की ही जिंदगी दांव पर लगी है और सिर्फ तुम उन्हें बचा सकती हो। शायद तुम उन्हें ना जानू पर पहचान में रखा ही क्या है। अगर वह इंसान जिंदा रहेगा तो शायद कभी ना तो कभी जिंदगी में तुमसे मिल पाएगा, पर अगर वह जिंदा ही ना रहा तो। इतना सोचकर सना अपने मन में ठान लेती है कि वो मिलिट्री की मदद करेगी अपने देश की रक्षा करने के लिए। सना मिस्टर प्रताप की ओर देखकर कहती है, ठीक है, पर मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए मुंबई के मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पहले मुझे अपने पूरे घर को और परिवार को संभलना है। इसमें मुझे 3 दिन लगेंगे और आपने भी एक बार मुझ में पर एहसान किया है। मेरे बस एक ही बार कहने पर आप मेरे परिवार को बचाने के लिए तैयार हुए थे, इसीलिए आज मैं आपकी बात मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सना की बात सुनकर मिस्टर प्रताप को बहुत ही अच्छा लगता है। वो मन ही मन सोचते हैं, आज की दुनिया में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, ये बच्ची किसी का एहसान लौटने के लिए कुछ भी कर सकती है। इतना सोचकर वो मुस्कुराते हैं और सना से कहते हैं, बच्चे क्या तुम मुझे आज से अंकल बुला सकती हो। इस पर सना उन्हें हैरानी ओपन माउथ फेस से देखती है तो मिस्टर प्रताप उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे अपना नहीं मान सकती। उनकी ऐसी बातें सुनकर सना कुछ बोल ही नहीं पाती है, तो मिस्टर प्रताप उसके खामोशी को देखकर कहते हैं, तुम्हारी खामोशी को मैं तुम्हारी हाँ समझूं। इस पर जो सना अभी भी शॉक अस्टोनिश्ड फेस थी वह शांत होकर कहती है, पर अगर मैंने आपको अंकल बोला तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। इस पर मिस्टर प्रताप सना से कहते हैं, तुम लोगों की फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें अपना माना है, तुम भी मुझे अपना मानो। लोगों को क्या है, वो तो तुम्हारे कुछ कहने पर रब ही बोलेंगे और ना कहने पर भी बोलेंगे। लोगों की बातों पर हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। सना पर सना का इतना ही कहना था कि मिस्टर प्रताप उसे घूर कर देखते हैं।
तो सना कहती है ठीक है अंकल, मैं आपके बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसका ऐसा जवाब सुनकर मिस्टर प्रताप सना को एक साइड हक देते हैं और कहते हैं अब चलो हमें अंदर चलना चाहिए, वरना तुम्हारे मौसा जी और तुम्हारा बाकी परिवार सोचेगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और सना, जो भी तुम्हें आज पता चला है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को भी बताओ, खासकर कि तुम्हारे परिवार में से किसी को भी। सना उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिला देती है। सना और मिस्टर प्रताप घर के अंदर आते हैं तो सुनील जी उन्हें ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे कि पूछना चाहते हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मिस्टर प्रताप कहते हैं सुनील, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे सना से उस दिन के हादसे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, क्योंकि मुझे उसके बारे में रिपोर्ट करनी थी। उसकी बातों को समझकर सुनील जी कुछ नहीं कहते हैं तो मिस्टर प्रताप खड़े होकर कहते हैं मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। उन्होंने इतना ही कहा था कि सुनीता जी और कृपा जी कमरे से बाहर आती है और कहते हैं अब कहाँ जा रही है। इस पर आप चौक ओपन माउथ फेस कर कहते हैं मिलिट्री कैंप, बिना कहे हमारे घर से हम किसी भी मेहमान को नहीं भेजता है, और अगर आप हमारे घर से जाना चाहते हो तो आपको खाकर ही जाना होगा। पहले तो मिस्टर प्रताप उनके रोकने से चौक ओपन माउथ फेस गए थे, पर उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं जी क्यों नहीं, मैं अब तो यहाँ से खाकर ही जाऊंगा। तो सुनीता जी और कृपा जी सुनील जी और मिस्टर प्रताप को खाना परोसती है। सभी औरतें बाद में खाने वाली थी क्योंकि अभी तक प्रणय नहीं आने आया था। बात करते करते सुनील जी और मिस्टर प्रताप का खाना खत्म होता है। मिस्टर प्रताप वहाँ से अलविदा लेकर सबको उनके नए जिंदगी की शुभकामनाएं देते हुए चले जाते हैं। सुनीता जी सुनील जी से कहते हैं अब जाकर प्रणय को लेकर आए और आते समय उसका लिविंग सर्टिफिकेट लाना मत भूलना, क्योंकि हमें उसका अगले स्कूल का बस्ता बुक्स में एडमिशन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। उस पर सुनील जी सर हिलाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ 20 मिनट बाद सुनील जी प्रणय को घर लेकर आते हैं। जैसे ही प्रणय घर आता है वो जोर से चिल्लाते हुए अंदर आकर वॉशरूम से बाहर आती सना को जोर से गले लगता है और कहता है दिदू हम कब जाने वाले हैं, मुझसे और रहा ही नहीं जा रहा है। मैं कब उस फाइट में बैठूंगा और कब मैं आसमान को देखूंगा। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं बादलों को देख सकूं और आसमान में उड़ते पंछी को भी। उसकी ऐसी प्यारी दिल बातें सुनकर सना को क्यों नहीं उस पर प्यार दिल आएगा। अच्छा अभी 2 बजे बज रहे हैं, हम घर से 6 बजे निकलेंगे ताकि हम एयरपोर्ट सही समय पहुंच सके, पर एयरपोर्ट जाने के लिए पहले आपको अपने कपड़े चेंज करके खाना खाना होगा ना। सना की ऐसी बात सुनकर फिर प्रणय जल्दी से अपनी बैग को जगह पर रखता है और वॉशरूम में घुस जाता है। उस एक ही पल में सना की बात मानते हुए देखकर सुनीता जी कहती है वाह बच्चे, जो काम में कभी नहीं कर पाए वो तुमने इतनी जल्दी कर दिया। इस पर सना उनकी ओर देखकर पूछती है मासी आपका कहने का क्या मतलब है। इस पर सुनीता जी कहती है वो बदमाश जब भी स्कूल का बस्ता बुक्स से घर आता था कभी भी अपना यूनिफॉर्म नहीं बदलता था और आधे घंटे बाद यहाँ वहाँ खेलता, तब जाकर वह खाना स्टू खाता था। पर जब से तुम और दीदी आए हो पता नहीं कैसे ये लड़का पूरा का पूरा बदल गया है। इस पर कृपा जी कहती है यह अच्छी बात है ना सुनीता, तुम्हारा बेटा बदल तो रहा है, मुझे क्यों लगता है कि कोई हमें जल रहा है। सना और सुनील तुम दोनों को क्या कहीं पर से जलने की बू आ रही है। सना अपनी माँ की शरारत देखकर हंसने लगती है। सुनील जी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होता है और वो हंसने लगते हैं। अपनी दी की यह बात सुनकर सुनीता जी उनसे शिकायत करते हुए कहती है दी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप बहुत बुरी हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृपा जी सुनीता जी की ओर उन्हें गले लगती है और हंसते हुए कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब चल हम लोग खाना लगते हैं, वरना वो बदमाश तुमसे पूछेगा कि अब तक उसके लिए खाना क्यों परोसा नहीं गया। उनकी ऐसी बातें सुनकर प्रणय जो अभी मसी माँ आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। प्रणय ड्रामा करते हुए आगे कहता है मुझे लगा था कि आप मुझे मम्मा से भी ज्यादा प्यार करते हो। मैं मम्मा को देख रहा हूँ जब से दिदू आई है तब से वह दीदी से प्यार करने लगी है और मुझे भूल गई है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगा। तो क्या सना सुरक्षित मुंबई पहुंच पाएगी? कौन है वो जो सना के परिवार को मारना चाहता है? क्या सना और विराज मिल पाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। CH42 मुंबई पहुंचना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। थैंक्स एट मिसेस गिरी, एट फैलक पटेल, एट रे कमेंट करने के लिए, एल स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस। तो आज मेरे मन में यूं ही आया कि मैं आप सब लोगों से पूछ लूं कि आप क्या चाहते हो कि आगे इस कहानी में क्या हो। मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद आपकी वो मनोकामना पूरी होने वाली है जिसके बारे में अब आप लोग मेरे मैसेज को देखकर सोच रहे होंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग सोच क्या रहे हो, मुझे भी तो पता चले कि मेरे रीड के दिमाग में क्या चल रहा है। एल्टिंग आउट कहानी। अब तक अपनी दी की यह बात सुनकर सुनीता जी उनसे शिकायत करते हुए कहती है दी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप बहुत बुरी हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृपा जी सुनीता जी
की ओर उन्हें गले लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब चल हम लोग खाना लगते हैं, वरना वो बदमाश तुमसे पूछेगा कि अब तक उसके लिए खाना क्यों परोसा नहीं गया। उनकी ऐसी बातें सुनकर प्रणय, जो अभी मसी माँ, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। प्रणय ड्रामा करते हुए आगे कहता है, मुझे लगा था कि आप मुझे मम्मा से भी ज्यादा प्यार करते हो। मैं मम्मा को देख रहा हूँ, जब से दिदू आई है तब से वह दीदी से प्यार करने लगी है और मुझे भूल गई है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगा। कहानी अब आगे। खाना स्टू खाने के बाद सभी लोग अपने ही काम में लग जाते हैं। काम में गुल कब वक्त बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है कि शाम के 5:30 बज रहे थे। तीनों औरतें तैयार हो रही थी। प्रणय और सुनील जी सोफे पर बैठकर सारी औरतों का इंतजार कर रहे थे। सुनील जी सोफे पर बैठकर सोच रहे थे, पता नहीं इन औरतों को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगता है और कितनी देर इन लोगों का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर टाइम पास करते करते अब 10 मिनट बज चुके थे। सुनील जी के पास कोई काम नहीं होने के कारण वो अब झपकी लेने लगे थे। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। सामने और कोई नहीं पर कृपा जी, सुनीता जी और सना थी। कृपा जी और सुनीता जी ने सना के दिए हुए कपड़े पहने। पोशाक महिला के कपड़े पतलून थे और दोनों ने ही मैचिंग कपड़े पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुनील तो अपनी बीवी को देखकर उन्हीं में खो गया था। उन्हें ऐसे सुनीता जी में खोया हुआ देखकर सना जोर से सीटी बजाने लगती है, जिसे सुनकर सुनील जी अपने होश में आते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं और सुनीता जी उन्हें ऐसे देखकर शर्माने फ्लश लगती है। सना सुनील जी को छेड़ते हुए पूछती है, मौसा जी आपको मेरी मासी आज कैसे लग रही है। इस पर प्रणय भी जल्दी से कहता है, हाँ पापा जल्दी जल्दी बोलो वरना मम्मा को बुरा लगेगा। उन्हें ऐसे बोलते हुए देखकर सुनील जी जेब जाते हैं। वो हकला कर बोलते हैं, वो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। उनकी बातें सुनकर सुनीता जी का चेहरा लाल हो जाता है और सभी लोग मुस्कुराने स्माइल लगते हैं। कृपा जी कहती है, सभी जल्दी करो, हमें इस घर के आखिरी बार पूजा करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करके हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात सुनकर सब लोग पूजा के लिए तैयार होते। पूजा करने के बाद सभी लोग बाहर अपना सामान लेकर आते हैं कि तभी उन्हें घर के बाहर एक आदमी दिखाई देता है। यह और कोई नहीं पर मिलिट्री कैंप पर काम करने वाला एक आदमी था, जो सुनील जी से उसे घर की चाबी लेने आया था। घर को ताला लगाकर सुनील जी इसकी चाबी उसे आदमी के हाथ में देते हैं और वह आदमी सुनील जी और उसके पूरे परिवार को अलविदा करके वापस चला जाता है। उनके जाते ही वहां पर एक गाड़ी ऑनकमिंग कार आती है। ये गाड़ी ऑनकमिंग कार सना ने ही बुलवाई थी उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए। जैसे ही गाड़ी ऑनकमिंग कार रुकती है, वह ड्राइवर बाहर आता है और सना की ओर देखकर कहता है, मैम क्या आप ही सना है। इस पर सना अपना सर हाँ में हिलाती है तो ड्राइवर कहता है, मुझे आप सब लोग अपना लगेज दीजिए, मैं इसे पीछे गाड़ी की डिक्की में रखवा देता हूँ। इतना कहकर ड्राइवर सबका सामान रख देता है। सभी लोग गाड़ी ऑनकमिंग कार में बैठ जाते हैं। सुनील जी ड्राइवर के साथ आगे और कृपा जी, सना और सुनीता जी पीछे बैठते थे। प्रणय सना की गोद में बैठा हुआ था और गाड़ी ऑनकमिंग कार चलती है एयरपोर्ट की ओर। 1 घंटे बाद वो सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सभी लोगों की चेकिंग होती है। प्रणय इस सफर के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने कई बार अपने किताबों में एरोप्लेन को देखा था, पर आज वह उसे पर बैठने वाला था। चेकिंग होने के बाद सभी लोग पूरे एयरपोर्ट में घूमने लगते हैं। बहुत थक जाते हैं तो जाकर फूड कोर्ट में बैठ जाते हैं। सदा सबके लिए कॉफी ऑर्डर करती है और अपने और प्रणय के लिए चॉकलेट मिल्क ऑर्डर करती है। वह लोग ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं क्योंकि वह फाइट में सफर करने वाले थे और उन्होंने कभी भी फाइट में सफर नहीं किया था, तो उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होगा। अपना ऑर्डर खत्म करने के बाद सभी लोग एक बार वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही सब लोग वॉशरूम से बाहर आकर नीचे आने लगते हैं कि उन्हें अपनी फाइट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, तो सभी लोग अपने फाइट की ओर बढ़ जाते। जैसे ही वो फाइट के अंदर जाते हैं, प्रणय एयर होस्टेस को देखकर सना से पूछता है, दिदू ये लोग ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं। इस पर सना कहती है, बेबी इन्हें एयर होस्टेस बोलते हैं और यह फाइट के समय हर यात्री की मदद करते हैं, वह तो इनका ये काम है। प्रणय इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। अंदर जाकर सभी लोग अपनी सीट पर बैठते हैं। सना, कृपा जी और प्रणय के सीट एक ही साथ थे और सुनीता जी और सुनील जी की सीट उनसे आगे। सना ने प्रणय को विंडो सीट पर बैठा दिया था क्योंकि वह चाहती थी कि प्रणय बाहर के नजारे। जैसे ही फाइट टेक ऑफ होने वाली है, सभी लोग अपने सीट पर वादे हैं। फाइट टेक ऑफ होने के बाद प्रणय बहुत एक्साइटेड होकर बाहर के नजारे को देख रहा था। वह सना की ओर खुशी से देखकर कहता है, दिदू यहाँ से घर कितनी छोटे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे जैसे वह मेरे खिलौने हो और लोग तो चींटी की तरह लग रहे हैं। उसकी ऐसे प्यार भरी बातें सुनकर सना कहती है, हाँ बच्चे हम लोग इस समय बहुत ऊंचाई पर है। फिर प्रणय बहुत मजे से बाहर का नजारा देखने लगता है। 15 मिनट बाद अब प्रणय को बोरियत होने लगती है। वो कहता है, उसका इतना कहते ही सना समझ आती है कि वो बोर हो रहा है, तो वह अपने जेब से अपना सेल फोन निकलती है और उसे पर एक मूवी चलाती है जो बच्चों के लिए ही थी और प्रणय के
कान में अपने लाए हुए एयरपोर्ट्स डालती है। सना को अपने कान में कुछ डालते हुए देखकर प्रणय पूछता है, दीदू ये क्या है? तो सना उसे देखकर कहती है, बच्चा ये एयरपोर्ट्स है, इसे तुम अपने कान में लगाकर सब कुछ सुन सकते हो और इससे पास में बैठा हुआ इंसान परेशान नहीं होगा। इसे लगाकर सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। पढ़ाई बहुत एक्साइटेड होकर सना के सेल फोन को पहले ही देख रहा था, क्योंकि उसे दिन कई बार अपने स्कूल के बच्चों के मम्मी पापा के पास देखे थे, पर आज वह पहली बार एक ऐसा सेल फोन अपने हाथ में रखा था। वह मजे से मूवी देखने लगता है। उसे इतना खुश देखकर कृपा जी कहती है, बच्चा क्या तुमने इसे मुंबई में खरीदा? उसे पर सना कहती है, हाँ मुंबई जा रही थी तब मैंने उसे वहाँ के एयरपोर्ट पर खरीदा। इस पर कृपा जी कहती है, वह तो ठीक है बच्चा, पर मुंबई जाने के बाद तुम्हारे एडमिशन का क्या हुआ? अरे हाँ मैं तो आपको बता रहा है, भूल गई कि अगले 3 दिन के बाद मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। इस पर कृपा जी कहती है, ये तो अच्छी बात है, इस बार अपनी जी जहर लगाकर पढ़ना दी है। सर आगे कहती है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इस पर कृपा जी कहती है, कहा बच्चा तुम्हें क्या कहना है? सना कहती है, मम्मा मेरी सोच लिया है कि मुंबई जाने के बाद हम सबके रहने के लिए एक घर खरीदेंगे। इस पर कृपा जी हैरान होकर सना की ओर देखकर कुछ कहने को होती है कि सना से कहती है, आप पैसों डॉलर नोट की चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास बहुत पैसे डॉलर नोट है, आपको तो पता ही है। इस पर कृपा जी जो अभी तक शॉक ओपन माउथ फेस में थी, वह सना की और एक मुस्कान देती है और कहती है, बच्चा तुम्हें जो भी करना है निश्चिंत होकर करो, मैं हमेशा तुम्हारा उसमें साथ दूंगी, पर मैं इतना ही खाऊंगी कि कभी बुरे का साथ मत देना, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। उनकी बात सुनकर सना कहती है, मम्मा मैं उन 3 दिनों में सिर्फ मुंबई में ही नहीं रही, पर मैं गोवा भी गई थी। और सना उनको पहले से लेकर अंत तक सब कुछ बताती है, पर इतना छोड़कर कि उसने लीलावती होटल को खरीदा है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को एक ही साथ इतना बड़ा शॉक ओपन माउथ फेस लगे। उनके सब बातें होने के बाद एयर होस्टेस उन सबको खाना स्टू सर्व करने लगती है। खाना खाने के बाद सना और प्रणय बातें करने लगते हैं। प्रणय बाहर के नजारे को खुशी खुशी देख रहा था और बाहर आसमान को भी, जिसे देखने का उसका सपना था। 3 और आधे घंटे बाद उनकी फ्लाइट मुंबई पहुंचती है। जैसे ही वह सब लोग एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, सना वहां से एक टैक्सी करती है और सभी लोग उनके होटल की ओर बढ़ जाते हैं। मैडम आपको कहां जाना है? इस पर सना कहती है, भैया हमको फेयरफील्ड होटल जाना है। इस पर ड्राइवर कहता है, ठीक है मैम, आप कुछ समय बाद वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो सब फेयरफील्ड होटल पहुंचते हैं, ड्राइवर उन सब का सामान उतार देता है और सना और उसका पूरा परिवार गाड़ी ऑनकमिंग कार से उतरता है। जैसे प्रणय उसे होटल को देखता है तो वह देखता रहता है। वो सना से कहता है, दीदू ये कितना बड़ा है? मुस्कुराते हुए कहती है, बच्चा ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें करने में आपको बहुत मजा आएगा, और रात के समय में ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। होटल के अंदर चले जाते हैं। तो क्या सना मिल पाएगी अपने प्यार से? कैसी होगी उनकी जिंदगी? इसके बाद क्या सना सच में एक घर खरीद पाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री, स्माइलिंग फेस, थ्रोइंग किसेस, एल टू बी कंटिन्यूड। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। एल मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। एल आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।